जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। आगाज़ करते हैं हम IAS 21 का। कल थोड़ी सी क्लास हुई थी और रिकॉर्डिंग रह गई, उसकी कोशिश करेंगे कोई रिकॉर्डिंग की कल की क्लास और आज की क्लास मर्ज होके स्टूडेंट्स को घर में पहुंच जाए। स्टिल आई एम गोइंग टू रिवाइज फॉरेन एक्सचेंज। हमारा डॉलर में, पाउंड में, यूरो के अंदर हम कहानी कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन था, असल लिमिटेड हैज़ इम्पोर्टेड हैवी बाइक्स फ्रॉम होंडा जापान 5 लाख जापानीज़ येन 1 जनवरी 21 को परचेज़ किया था और उस तारीख के ऊपर 1 जापानीज़ येन 1.54 रुपीज़ के बराबर था। तो हमने कहा कि जी इसकी कॉस्ट हैवी बाइक की मालूम करें हम इन रुपीस। तो हमने जापानीज़ येन 5 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया रुपीस पर जापानीज़ येन, पर 1 जापानीज़ येन। जापानीज़ येन से कट गया और अल्टीमेटली हमारा आंसर 7,70,000 आ गया। फिर इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन करने गए थे, यहाँ पर हमें रेट उलट मिल गया था। 5 लाख जापानीज़ येन का ही इंपोर्ट किया, लेकिन रेट लिखने का अंदाज था ₹1 इक्वल टू 0.65 जापानीज़ येन। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काम 3 लाख समथिंग के ऊपर आ जाएगा। अब हमें चाहिए रुपीज़ में कहानी। जापानीज़ येन को अगर हम डिवाइड कर देंगे 0.65 जापानीज़ येन पर ₹1 से, तो ये ₹1 टॉप पर आ जाएगा। जापानीज़ येन से कट जाएगा और आंसर हमारा वही 7,70,000 तकरीबन आ जाएगा। इसके अंदर एक आसानी हमने सीखी थी कि 2 किस्म के कोट होते हैं, एक डायरेक्ट कोट है, एक इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट ये है जब हमारी फॉरेन करेंसी इक्वल टू 1 होती है, उसको डायरेक्ट कोट बोलते हैं, और जब लोकल करेंसी इक्वल टू 1 होती है वो इनडायरेक्ट कोट है। तो FC स्टैंड फॉर फॉरेन करेंसी, LC स्टैंड फॉर लोकल करेंसी। जिस कंट्री में आप बैठे हुए काम कर रहे हैं वो उसको हम बोलेंगे लोकल करेंसी, और जिस कंट्री में दूसरे कंट्री की जो करेंसी होगी उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन करेंसी बोलेंगे। फिलहाल हमने ये सीखा, ठीक। प्योर डेफिनेशन क्या होगी वो हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने ये सीखा कि अब हम याद कैसे रखें, कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है। तो हमने एक जुगाड़ रूल देखा था कि फॉरेन करेंसी इक्वल टू 1 और लोकल करेंसी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 2 डंडे हैं तो हमने यहाँ पर 2 डंडे लगा लिए। यहाँ पर 1 डंडा है तो हमने क्या कर दिया, 1 डंडा लगा लिया, ये डिवाइड हो गया। तो इससे हमें इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। ये कब है, जब हमने फॉरेन करेंसी से लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो। एक रूल याद रखना है, क्योंकि 2-2, 3-3 रूल याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर मिक्सिंग होगी, फिर ये याद नहीं आएगा कौन से वाला रूल लगाऊं। तो एक रूल याद रखना है, और फिर अगर लोकल करेंसी से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा तो उस रूल के उलट हो जाएगा। फिर एक और हमें क्वेश्चन मिला था, ABC लिमिटेड सोल्ड गुड्स हैज़ कॉस्ट 47,000। ABC लिमिटेड को 47,000 एक कॉस्ट कर रही है, उसने ये चीज़ बेच दी है करम 4,75,000, और कंपनी है कॉइन, जिसकी करेंसी करम्स है। अब ये करम्स कौन सी करेंसी है हमें इससे गरज नहीं है। द एक्सचेंज रेट है 1 रुपीस बराबर है 5
करम के। आपने ये देखना है लोकल करेंसी इक्वल टू 1 या फॉरेन करेंसी इक्वल टू 1। अभी भी आपको नहीं पता, अगर नहीं पता कौन सी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं। पास जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ सेल बाय एबीसी। अब आपको पता चल गया कि आपको एबीसी के लिए अकाउंटिंग करनी है, और एबीसी के लिए अकाउंटिंग करनी है तो एबीसी की यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, रुपीज़ है, इन PKR, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आपने काम करना है। अब करम से हमने कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। हमें ये नहीं पता कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ को नहीं देखना आपने। किस चीज़ को देखना है, लोकल करेंसी इक्वल टू 1 है या फॉरेन करेंसी इक्वल टू 1 है, बस ये चीज़ देखनी है आपने। करेंसी स्ट्रॉन्ग या वीक को मामला नहीं आएगा, कोई भी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक। तो अब हमारे पास आंसर ये आया कि लोकल करेंसी, ये जो एक्सचेंज रेट दिया हुआ है इसके अंदर लोकल करेंसी इक्वल टू 1 है। इट मीन्स वी विल डिवाइड फ्रॉम फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू लोकल करेंसी। तो हमने क्या किया, करम 475 को डिवाइड कर दिया 5 करम पर रुपी 1 से, ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया ₹95,000। यहाँ तक हमने बात पिछली क्लास में की थी और फिर क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। आज इंशाल्लाह क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। अब आपने करनी थी जर्नल एंट्रीज परफॉर्म, और हमने जस्ट इसका फॉर्मेट बनाया था, खब्बा डेबिट ते सज्जा क्रेडिट। खुदारा जब जर्नल एंट्रीज आएँ तो आपकी मेहरबानी होगी फॉर्मेट रुपीज़ का बना लिया करें। अदरवाइज़ मैं ये देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि उनकी सिमेट्री कोई अच्छी नहीं होती है, काउंटिंग ऐसे जा रही होती है या फिर ऐसे आ रही होती है। तो डेट डिस्क्रिप्शन के लिए बेशक आप कॉलम ना बनाएं, लेकिन रुपीज़ के लिए कॉलम बना लें, आपका प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या एंट्रीज पास करूँगी, याद किस तारीख पर करूँ, कोई डेट दी हुई है? नहीं, डेट नहीं दी हुई। तो या तो कैश होगा या फिर रिसीवेबल डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगी, और होगी 95,000 से। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है लिखने में, हल्की फुल्की सी, क्योंकि ये ज़रा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इसकी सेंसिटिविटी को सेट करना है, ठीक। मैं हाथ भी लगाता हूँ ना तो वो थोड़ा सा मसले मसाइल कर रहा है। और कोई एंट्री आती हो आपको? ये जो कॉस्ट दी हुई है ये किसी मकसद के लिए दी हुई है कि आप इन्वेंट्री की दूसरी एंट्री भी पास करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। $47,000 डन हो गया जी। तो ये जनरल एंट्रीज हमारी हो गई, इन्वेंट्री की रिवीजन होगी परपेचुअल सिस्टम के तहत, सेल के साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री की भी रिवीजन होगी। दुबई के स्पेलिंग भी नहीं सही लिखे गए, डोबी लिखा गया है। जी कर दें, एंट्री पास करें, अमाउंट लिखें और एंट्री पास कर दें। तो ये तो आता है आपको, ये तो आपने पढ़ लिया होगा। ये लें, रिफ्लेक्शन आ रही है, क्या किया जाए? कौन सी वाली लाइट का मसला है? इस वाली लाइट का मसला, पीछे तो नहीं मसला आ रहा जी। लाइट करेंगे मैं ऐसे बड़ा वो हो जाऊंगा। डॉलर 50,000 है, 15 नवंबर है, रेट है ₹1.00573 डॉलर।
एंट्री करनी है, थोड़ी देर के लिए ऑफ भी कर देते हैं, पता नहीं कौन सा वाला होगा लाइट। अब नज़र आ गया, आप देख लें, बाद में सही कर लेंगे दोबारा से हम। दो मिनट पहले मैंने बोला है यार कोई तो है, एक ही तो है। यही तो कहानी होती है, बात नहीं मानते, फिर पेपर में सोचते रहते हैं क्या करें, गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ओ वेल डन। क्या वैल्यू आई है? ठीक है, एंट्री क्या बनाई बेटा? ठीक है, ये लाइट बांधती रहना। ये क्या है? ये सर मतलब लोन तो डेबिट किया ना, रिसीवेबल। हाँ ना, नहीं ये लिखा क्या हुआ है? मैंने रिसीवेबल को भी नाम दे दिया। नहीं तो वो लोन रिसीवेबल लिखे ना, अच्छा, लोन लोन दिया तो लोन रिसीवेबल होगा ना। खाली रिसीवेबल की कहानी नहीं, डिफरेंशिएट करना है आपने। ठीक है, किधर एंट्री? लोन रिसीवेबल लिखो बेटा, खाली रिसीवेबल तो ये तो डिफरेंशिएशन ही नहीं होगी एंट्री के हिसाब से। ठीक है, अमाउंट तो सब ने एक सेम ही निकाल ली हुई है। फरमाइश फिलहाल आई है कि जी वसीम अकरम ज़रा ब्लैक ब्लैक नज़र आए, घर वालों को लाइट ऑफ कर दी जाए। इंशाल्लाह लाइट की प्लेस क्या करते हैं, चेंज करवा देते हैं जी। हमने लोन दिया है, इसका मतलब है कल को पैसे वापस लेने हैं तो एक अदद अकाउंट लोन का रिसीवेबल होगा कि हमने लोन दिया हुआ है, इट्स एन एसेट। और बैंक से पैसे चले जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, कैश में चांसेस हैं कि बाहर वाली कंपनी को पैसे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर भी वर्किंग की जा सकती है बड़ी अच्छी सी कि डॉलर 50,000 हैं और आपने कहा कि ये वाला कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, लोकल करेंसी इक्वल टू 1 है तो आपने डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय 0.00573। वैल्यू क्या आ गई? 8726। बस ठीक है, 3 सिफर ही कर देते हैं। आज लिखाई ज़रा अच्छी नहीं आएगी, थोड़ी सी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लें जी, तो आप लोगों ने तो बिल्कुल सही काम कर लिया, आप अब भी सही काम कर सकते हैं। अभी आप जनरल एंट्री पास करेंगे।
बैंक लिखें, बैंक। फॉरेन करेंसी में कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी उस तरीके से। कैश लिखे ही ना बच्चों, कैश लिखे ही ना, बैंक सिर्फ लिखें, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट फॉरेन करेंसी में दूसरे कंट्री के साथ बैंक की इन्वॉल्वमेंट होगी, कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ले जी, बैंक में पैसा आएगा आपको, बैंक डेबिट, लोन पेएबल, क्रेडिट, और डॉलर 70,000 हैं, और फॉरेन करेंसी इक्वल टू 1 है, लिहाजा हमने इसको चुप करके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या वैल्यू आ गई? 1221 6400, 1221 6400। सही वाली बता रहे हैं ना? 70,000 डॉलर अगर 174 रुपये का रेट हो तो 12 मिलियन की कहानी जारी लगती है। सही है, ठीक है, अगर 274 का रेट हो तो। अच्छा जी, अब हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं, कोई थ्योरी पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन देखेंगे। स्पॉट एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, फॉरेन करेंसी क्या होती है, फंक्शनल करेंसी क्या होती है, मॉनेटरी आइटम्स क्या होता है, क्लोजिंग रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज डिफरेंस क्या होता है। ये बातें अब हमने, मुख्तलिफ थ्योरी की बातें अब हमने देखनी हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नोट्स में। टाइप्स ऑफ करेंसीज। फॉरेन करेंसी क्या जी? अ करेंसी अदर दैन द फंक्शनल करेंसी। तो इसका मतलब क्या पढ़ना पड़ेगा फॉरेन करेंसी के लिए? फंक्शनल करेंसी पढ़ना पड़ेगा। द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स। हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में सेल करते हैं, पाकिस्तान में ही सारा काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं। यहाँ पर हम कौन सी करेंसी यूज़ कर रहे हैं? अब अगली कहानी, इम्पोर्टेंट कहानी ये आ जाती है कि प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है। एक कंट्री में, पाकिस्तान में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक। अब इसने बिजनेस बनाया जाके बांग्लादेश में। सारी फैक्ट्री कहाँ पे ओपन कर ली? बांग्लादेश में ओपन। क्या ये सेल परचेज बांग्लादेश में बैठा हुआ कर रहा होगा? पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है? पाकिस्तान में। सेल परचेज कहाँ पे कर रहा होगा? सैलरीज वगैरह कहाँ पे दे रहा होगा? बांग्लादेशी करेंसी में कर रहा होगा ना। कोई एक्सपोर्ट वहाँ से जारी होगी, फंक्शनल करेंसी कौन सी होगी? पाकिस्तानी रुपीस या बांग्लादेशी? ये छोटी सी टेक्निकल पॉइंट है। प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिफाइन करना है। इन विच एंटिटी ऑपरेट्स, एक्सप्लेनेशन, आर रिपोर्टिंग एंटिटी रिकॉर्ड्स जनरल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रांजैक्शन इन इट्स फंक्शनल currency. It will also typically prepare its financial statement in its functional currency, but presentation currency may be different. The functional currency is not the necessarily the currency of the country in which the entity operates or is based. लाजमी नहीं है कि functional currency वही हो, सेम हो जिसमें ये क्या कर रहा है, इनकॉर्पोरेट हुई है या ऑपरेशन बेस कर रही है, लाजमी नहीं है। तो अब हमें
मेन पॉइंट कौन सा ढूंढना है, कौन सी चीज डिफाइन करेगी फंक्शनल करेंसी को? प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, ये ढूंढना है कि प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं, फिर हमें पता चलेगा फंक्शनल करेंसी कौन सी बनती है। तो ढूंढ लेते हैं प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है। मॉनेटरी वर्सेस नॉन मॉनेटरी। प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेसिकली सेल परचेज की कहानी होती है, ऊपर ही तो नहीं दी हुई। बेसिकली क्या होता है, शायद इसके अंदर हो प्रेजेंटेशन करेंसी में, अदरवाइज लिख लें। प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आप सेल जिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आप सेल कर रहे हो या जिसमें आप सैलरीज वगैरह दे रहे हो, ऑपरेशन जिसमें कर रहे हैं जिस करेंसी में, वो हो जाएगी आपकी प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डील कर रहा होगा। मज़ीद सामने आ जाएगी इंशाल्लाह ये वाली बात, अभी फ़िलहाल ये वाली बात लिख लें। अभी मैंने जो मिसाल दी उसके हिसाब से कौन सी होगी, फिर बांग्लादेशी करेंसी होगी जिसमें प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, और फंक्शनल करेंसी कौन सी होगी? फंक्शनल करेंसी फिर बांग्लादेशी वाली होगी। क्या होगी? बांग्लादेश। ये बहुत रेयर होगा, लेकिन टेक्निकलिटी ये चीज़ मौजूद है। मीन्स एमसीक्यूज बेस काम करना हो, एमसीक्यूज वाली बातें हों, तो वहाँ पर ये वाली चीज़ अप्लाई हो रही होगी। वो ऐसी बातें छुपा कर पूछ लेगा, दे देगा। आ जाएंगे, क्या पढ़ने आए हैं? अच्छा, बैग लेने आए। मैं कि शायद बच्चा R1 में भी नज़र आया था, R2 में भी नज़र आ रहा है। अच्छा जी, पाकिस्तान में ये वाली कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पता है थोड़ा बहुत? SCCP कमीशन, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करनी होती हैं, देनी होती हैं। स्टॉक एक्सचेंज अगर लिस्टेड है तो यहाँ पर भी क्या करनी होती है, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बतानी होती। अब ये पाकिस्तानी करेंसी में बनाएगा कंपनी या बांग्लादेशी करेंसी में बनाएगा? हो सकता है बांग्लादेशी करेंसी में भी बना रहा हो, लेकिन यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई है तो इसने प्रेजेंटेशन किस करेंसी में करना है? पाकिस्तानी। और अगर इसको बांग्लादेश में भी कहीं पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने हो तो फिर बांग्लादेश के हिसाब से फिर इसकी 2-3 प्रेजेंटेशन करेंसी हो जाएंगी, एक बांग्लादेशी एक पाकिस्तान। ठीक, लेकिन जिस चीज़ के अंदर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होंगी उसको कहेंगे प्रेजेंट कर रहे हैं आप, प्रेजेंटेशन करेंसी है। द करेंसी इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटीज आर प्रेजेंटेड, इसका सारा का सारा बेस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बेस है। और इसको कोई मसला नहीं है, जो सी मर्जी करेंसी के अंदर क्या कर दें, प्रेजेंट कर दें। नॉर्मली ज़्यादातर क्या होता है, कंपनी यहीं पर इनकॉर्पोरेट हुई है तो यहीं पर ही सारे ऑपरेशंस चला रही होती है, तो नॉर्मली क्या होगा, फंक्शनल करेंसी भी वही होगी, प्रेजेंटेशन करेंसी भी वही होगी, सेम होगी नॉर्मली ज़्यादातर, विद सर्टन एक्सेप्शंस ओनली। जैसे मैंने अभी एक्सेप्शन वाली बात की है कि पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट है, सारा ऑपरेशन कहाँ पे चला रही है, बांग्लादेश में, तो ये एक एक्सेप्शन के तौर पे कंपनी आ गई समझाने के लिए। तो फंक्शनल करेंसी इसकी कौन सी हो जाएगी, बांग्लादेशी। प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी हो जाएगी, पाकिस्तानी रुपीस। Often the same but does not have to be the same। अगली कहानी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि बांग्लादेश में भी प्रेजेंटेशन करनी पड़ जाएगी, पाकिस्तान में भी प्रेजेंटेशन करनी पड़ जाएगी। तो इसकी मतलब क्या हो गया, इसकी कितनी प्रेजेंटेशन करेंसीज हो गई, 2। तो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ये लिखा हुआ है। एंटिटी में हैव मोर देन 1 प्रेजेंटेशन
करेंसी। जी बेटा, द फंक्शनल करेंसी इज नॉट नेसेसरीली, लाजमी नहीं है जी। इस तरह से प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ही कॉन्सेप्ट के ऊपर आप चलेंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मिसाल दी कि जी ऑपरेशंस कहाँ पर चल रहे हैं, बांग्लादेश में, सेल परचेज सब कुछ कहाँ से हो रही है, तो फिर फंक्शनल करेंसी कौन सी हो जाएगी। ठीक, अब आप ये वाली लाइन पढ़ ले, द फंक्शनल करेंसी इज नॉट नेसेसरीली द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स और बेस्ड। अब बेस की मिसाल तो मैंने दे दी है कि यहाँ पर बेस थी और ऑपरेशन कहाँ पे चला रही थी, तो नॉट नेसेसरीली होगी ना, लाजमी नहीं है पाकिस्तानी हो। इसी की तो मिसाल दी अभी आपको। ठीक, अब अगली मिसाल, इसको मजीद एलाबोरेट करने के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बांग्लादेश में ये ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई, बांग्लादेश में जाकर सारे ऑपरेशन कर रही है, सेल सबसे पहला मैटर है सेल्स, और कर रही है सारी एक्सपोर्ट, और यूएस डॉलर में इसकी इनवॉइसेस हैं। अब बताएं अब क्या होगा, फंक्शनल करेंसी कौन सी होगी। प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मेजरली बेस सबसे ज़्यादा किस पे कर रहा है, सेल वगैरह के। ये सेल किसके ऊपर कर रही है, सेल तो किस में कर रही है, ये डॉलर्स में कर रही है। फिर फंक्शनल करेंसी कौन सी हो जाएगी, डॉलर्स हो जाएगी। फिर ना पाकिस्तानी रुपीज़ ना बांग्लादेश, हर चीज़ कन्वर्ट करे। तो इस वजह से बस रटन नहीं लगाना, फंक्शनल करेंसी कुछ भी हो सकती है। बस क्वेश्चन के अंदर दी होगी कि ये फंक्शनल करेंसी है, अब आपने फंक्शनल करेंसी को समझ लेना कि ये लोकल करेंसी है। अगर कहीं पे फंक्शनल करेंसी का वर्ड लिखा हुआ है और आपने कन्वर्ट करना है उसे प्रेजेंटेशन करेंसी में, जो कि असल में प्रेजेंटेशन करेंसी लोकल करेंसी हो जाएगी, जिसमें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, जर्नल एंट्रीज करनी है, और दूसरी जो होगी वो फंक्शनल करेंसी होगी, फॉरेन करेंसी। आपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखना है कि आपने प्रेजेंटेशन किसमें करनी है, ताकि आप कन्वर्ट कर लें। एक्सचेंज रेट्स कौन कौन से होते हैं जी, वाह जी वाह, क्या बात है। अभी आपने दो रेट्स देखे, करम और रुपीस, डॉलर और रुपीस, ये दो कंट्रीज के दरमियान में कोई रेट्स दिए हैं, इनको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। किसी सर्टन डेट की कहानी होगी तो वो उसको बोलेंगे स्पॉट एक्सचेंज रेट। क्या बोलेंगे, स्पॉट एक्सचेंज रेट। ईयर एंड 31 दिसंबर का होगा या 30 जून का होगा, जोन से साल का ईयर एंड है, जोन सा भी ईयर एंड है, उस ईयर एंड पर जब रेट उसका स्पॉट रेट होगा, फॉरेन करेंसी इक्वल टू 1, लोकल करेंसी इक्वल टू 1। ठीक है जी, और क्या चीज़ है, हाँ, मॉनेटरी वर्सेस नॉन मॉनेटरी आइटम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हर किस्म का रसीवेबल पेएबल, क्या बोल रहा हूं मैं, रसीवेबल और पेएबल, ये मॉनेटरी आइटम्स। ये क्या है, मॉनेटरी आइटम्स, आसान। रसीवेबल और पेएबल, ये क्या है, मॉनेटरी आइटम। ये आसान अल्फाज के अंदर अगर हम समझना की कोशिश करें, और कुछ थोड़ी सी हमें समझनी पड़ेगी कौन कौन सी चीज़ मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी है। ये बताएं, जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, फिक्स एसेट, क्या ये रिसीवेबल पेएबल है? इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन मॉनेटरी है। ठीक हो गया। ये मिसालें थोड़ी सी लिखी हुई हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी नाम पड़ा हुआ है, लैंड बिल्डिंग, इसमें भी रिसीव पे होना है नहीं, ठीक, तो ये भी क्या है, नॉन मॉनेटरी।
बायोलॉजिकल एसेट पढ़ लिए हुए ना, बायोलॉजिकल एसेट, गाय भैंसे भेड़ बकरियां खेत खलिहान। तो बायोलॉजिकल एसेट्स भी रिसीवेबल पेबल टाइप की चीज नहीं है, ना ही ये कैश है, ना ही बैंक में पड़ा हुआ पैसा है। तो ये रिसीवेबल पेबल कैश बैंक में पड़ा हुआ पैसा, ये क्या होगा, ये मॉनेटरी आइटम्स होंगे। इंटेंजिबल एसेट्स ये भी रिसीवेबल पेबल कहानी की तरफ जाती हुई चीज नहीं है। राइट ऑफ यूज एसेट ये कौन से होते हैं? नहीं, हम पढ़ेंगे, राइट ऑफ यूज एसेट अभी पढ़े नहीं है। जब कभी एक कंपनी दूसरी को कोई एसेट दे देती है रेंट पर, लीज पर, असल में लीज पर देती है, 5 साल लीज कर दी कि आप 5 साल में इसकी किस्तें उतार दो। क्या नहीं, किस्तों के ऊपर जब चीज़ दी जाती है तो ऑनरशिप किसकी रखी जाती है? लीगली जो दे रहा होता है वो अपने पास लीगली ऑनरशिप अपने पास रखता है, लेकिन दूसरे बंदे को क्या देता है? राइट टू यूज। इसलिए इसको बोलते हैं राइट ऑफ यूज एसेट, उसका नाम ही हम रखते हैं। दोबारा से, किस्तों पे इस बंदे ने बाइक ले ली 3 साल की किस्तों पर। अब जो बंदा है जिसने किस्तों पर दी है वो अपने पास लीगली ओनरशिप किसके पास होगी? वो अपने बंदे पास। वो क्या करेगा? लिख कर दे देगा कि मैंने इसको राइट दिया कि ये वाला मेरा एसेट क्या करे, ये यूज़ करे, इस्तेमाल करे। हाँ, जब ये किस्तें उतार देगा तब मैं इसको ट्रांसफ़र लीगली भी ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो ये उतने लीज पीरियड के लिए इसने क्या दिया है? राइट टू यूज़। इट्स जस्ट लाइक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये लिखना होता है हमने, राइट टू यूज़ एसेट, राइट ऑफ यूज़ एसेट किताबों में हमने लिखना होता है। तो ये भी रिसीवेबल पेबल कहानी नहीं है, ये भी एसेट आया हुआ। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, हमने स्टॉक एक्सचेंज से शेयर बाय कर लिए, ठीक। अब ये हमारे पास शेयर्स पड़े हुए हैं, ये भी कोई रिसीवेबल पेबल की कहानी नहीं है। इन्वेंट्री, स्टॉक पड़ा हुआ है, रिसीवेबल पेबल तो तब क्रिएट होगा जब ये बिक जाएगा, तब कहानी कोई रिसीवेबल की कहानी शुरू होगी। एडवांस फॉर गुड्स या सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट कहानी आ गई। हमने एडवांस दे दिया, पैसे दे दिए, अब इसके अगेंस्ट हमने गुड्स लेनी है या पैसे लेने हैं वापस? गुड्स लेनी है। वो रेयर कहानी होगी कि हमें वो गुड्स नहीं देता तो फिर हम कहेंगे यार पैसे वापस कर दो। इसी तरह से हमारे पास एडवांस आया हो गुड्स के अगेंस्ट, तो हमने गुड्स देनी है या पैसे वापस करने? तो हमने गुड्स देनी है। रिसीवेबल पेबल कहानी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट कहानी आ गई क्योंकि ये इसमें मिक्सिंग होने के थोड़े बहुत चांसेस हो सकते थे। प्री पेमेंट्स, एडवांस में पेमेंट आप खर्चे की कर चुके होंगे, ये भी वही एडवांस की कहानी है। प्री पेमेंट क्या होती है? एडवांस में पेमेंट होती है ना, फॉर एक्सपेंसेस होती है। अब कल को आपने शॉप यूज करनी है, आपने एडवांस दे दिया, शॉप यूज करनी है या पैसे वापस लेने हैं? 10 महीने का रेंट इकट्ठा दे दिया, अब आपने शॉप यूज करनी है, पैसे वापस नहीं लेने, तो ये रिसीवेबल पेबल में नहीं आती। सो इट्स अ नॉन मोनेटरी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये मैंने हाईलाइट कर दी हैं, जिसमें मिक्सिंग हो सकती है, स्टूडेंट सोच सकता है। ये सारे एसेट्स की कहानी थी। चले आप नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज पे। एडवांस की कहानी डिस्कस हो गई, कस्टमर से पैसे ले लिए, अब इसके अगेंस्ट हमने गुड्स देनी है। प्रोविजंस, ये मुकम्मल नहीं लिखा हुआ। प्रोविजंस ऐसी प्रोविजंस जिसके अगेंस्ट आपने नॉन मॉनेटरी एसेट्स देने होंगे। नॉन मॉनेटरी एसेट्स के जरिए आपने सेटलमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल, हमने कहा कि हमारे सर के ऊपर एक लायबिलिटी तो है, लेकिन हम आपको कैश नहीं देंगे, हम आपको इसके अगेंस्ट क्या करेंगे? शेयर्स इशू कर देंगे।
ये क्या हो गया? सेटलमेंट किसके अगेंस्ट है? अब ये पेएबल ना हुआ, पैसों में पेमेंट नहीं होनी। या आपने एग्रीमेंट कर लिया कि हमने आपको पैसे देने हैं लेकिन हम पैसों के अगेंस्ट पैसे नहीं देंगे, हम आपको बिल्डिंग दे देंगे या लैंड दे देंगे, 2 साल बाद दे देंगे इसे। तो लायबिलिटी भी तो यही होती है ना कि आपने कुछ अरसे बाद पेमेंट करनी है। अब पेमेंट इन टर्म ऑफ कैश और बैंक की सूरत में नहीं है, नॉन मॉनेटरी के अगेंस्ट है, तो फिर ये क्या बन जाएगा? नॉन मॉनेटरी। और अगर यही चीज़ कैश में पेमेंट करनी हो, यही लायबिलिटी, तो फिर क्या बन जाएगी? ये खुद ब खुद मॉनेटरी हो जाएगी, मनी टर्म्स में आ जाएगी। और एक आपने पढ़ी हुई एंट्री, गवर्नमेंट ग्रांट्स, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट, क्रेडिट, और हर साल एक एंट्री पास करते हैं, डेफर्ड ग्रांट, डेबिट और इनकम। अब लायबिलिटी तो है डेफर्ड ग्रांट, लायबिलिटी तो है ना, लेकिन ये पेमेंट वापस तो एक किसी सूरत में करनी पड़ेगी ना, कि हम अपनी कंडीशंस मीट नहीं करते तब कहीं पे जाके करनी पड़ेगी, रूटीन में तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मॉनेटरी नहीं है, हमने पैसे वापस करने के लिए ये नहीं लिखा हुआ, हर साल इनकम बनाने के लिए लिखा हुआ है, डेफर्ड ग्रांट, डेबिट और इनकम क्रेडिट। क्लियर होगी कहानी? लें जी, अब आ जाते हैं मॉनेटरी के ऊपर। डेफर्ड टैक्स एसेट, इसकी कहानी बाद में डिस्कस हो सकती है, अभी मैं समझा ही नहीं सकता आपको डेफर्ड टैक्स क्या होता है। तो ये आप नोट करके रख लें कि ये वाली बात बाद की है, जिस हद तक समझाई जा सकती है वो वाली बातें करते जाएंगे। अदरवाइज़ आप स्टार लगा लें कि जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर आके जब रिवीजन करेंगे तो शायद हमें समझ भी लग जाएगी। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, ये दूसरा नाम है। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज एक दूसरा नाम है जो हमने राइट ऑफ यूज एसेट लिया था, उसके अगेंस्ट क्या पैसे देने। ये किस्तों पर अगर एक चीज़ ले लेता है तो इसके पास एसेट आ जाएगा, इसके पास राइट आ जाएगा, लेकिन क्या इसने किस्तें वापस करनी है, पेमेंट करनी है, तो उसका नाम एक लीज पेएबल बोला जा सकता है, या उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। मैं नाम दूसरा भी लिखने लगा हूं। यार लीज का पेएबल, इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज, इधर थी एक इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? एक साइड पर हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ये क्या थी? नॉन मॉनेटरी। इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज, ये क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल, बैंक सर्टिफिकेट्स इशू करता है, क्या करता है? सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इशू करता है। हमने वो बाय कर लिए, ठीक, हमने वो बाय कर लिया, अब हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, क्या उसके अगेंस्ट बाद में पैसे लेने हैं? बैंक ने हमें क्या किया? हमने पैसा बैंक में रखवा दें या बैंक से जाके सर्टिफिकेट ले लें कि ये हमारा पैसा रख लो, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होगी, आप उसके बाद हमें उसके ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या अब पैसे वापस लेने हैं या नहीं लेने? लेने हैं। तो ये डेट वाली कहानी जहाँ पर भी आ जाएगी, वहाँ पर चाहे हमने देने हो पैसे, चाहे हमने लेने हो, ये किस में आ जाएगी? रिसीवेबल और पेएबल। हमने नाम सुना हुआ है IAS 33 के अंदर, आपने नाम सुना होगा डिबेंचर, लोन नोट्स, सुना हुआ है ना? ये क्या है? ये भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। ये क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब हमें पैसा चाहिए, हम शेयर्स इशू नहीं करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि जी हमें क्या हो जाए, थोड़े से पैसे मिल जाए, हम वो पैसे वापस कर देंगे।
तो डेट के नाम से ही पता चल जाता है। यहाँ पे डेट की कहानी आ जाए, चाहे हमने इशू किए हुए हैं पैसे, कल को क्या करने होंगे, हमें पे करने होंगे। अगर किसी और ने इशू किए हुए हैं और हमने बाय किए हुए हैं, इसका मतलब है कल को हमने पैसे उनसे लेने हैं, हमने इन्वेस्टमेंट की। ट्रेड रिसीवेबल, ये तो पैसे लेने ही होते हैं, किसी भी किस्म का अदर रिसीवेबल। मैंने तो जनरल एक बात की थी, रिसीवेबल, पेबल, कैश, बैंक, ये वाली कहानी क्या है, मॉनेटरी आइटम। कैश एंड बैंक इंक्लूडिंग टर्म डिपॉजिट, ये टर्म डिपॉजिट क्या होती है, फिर लंबे अरसे के लिए रख दिया हुआ है, 3 साल के लिए टर्म डिपॉजिट, 6 महीने के लिए रख दिया हुआ है, एक टर्म के लिए रख दिया हुआ है। लायबिलिटी, रिफंड लायबिलिटी, पैसे वापस करने हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है IFRS 15 का, स्टूडेंट्स का फेवरेट चैप्टर। IFRS 15 का एक कॉन्सेप्ट है रिफंड लायबिलिटी, पैसे वापस करने हैं। तो पैसे वापस देने हो तो पेबल हो गया। प्रोविजंस टू बी सेटल्ड इन कैश, दूसरी साइड पर क्या था, टू बी सेटल्ड इन नॉन मॉनेटरी, यहां पर नॉन मॉनेटरी एसेट था। प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये क्या चीज है जी, ग्रेच्युटी का नाम सुना हुआ है, प्रोविडेंट फंड का नाम सुना हुआ है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट बेनिफिट हैं, पैसे कंपनी के पास पड़े हुए हैं, जब बंदा रिटायर होगा, छोड़कर जाएगा, तब हमने उस बंदे को वो पैसे देने हैं। ठीक जी। नॉन मॉनेटरी का मतलब नॉट रिलेटेड टू कैश, रिसीवेबल पेबल नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसकी मिसालें दी थी कि आपने पेमेंट करनी है शेयर्स इशू करके, अब पैसे तो नहीं देने। आपने पेमेंट करनी है कि आप बिल्डिंग दे दोगे, आपने पैसे तो नहीं देने, बिल्डिंग देनी। नॉन मॉनेटरी के अगेंस्ट आपने लायबिलिटी है, स्टैंड कर रही है, लेकिन आपने एग्रीमेंट किया हुआ है कि आपने कैश नहीं देना। क्या देना है, नॉन मॉनेटरी एसेट देना। आप अपने दोस्त के साथ डीलिंग कर लो कि भाई ये बाइक मुझे दे दे, क्या है, आपने बाइक खरीद ली, अब आपने उसके अगेंस्ट पैसे देने हैं 80,000 रुपया से। और आपने कहा यार ऐसा करो, मैं तुम्हें हफ्ते बाद जो है ना अपना ना मोबाइल दे दूंगा, आईफोन। अब आपने एंट्री क्या पास करेंगे, मोटरसाइकिल डेबिट और पेएबल थ्रू आईफोन क्रेडिट, ठीक। और फिर बाद में जब आप आईफोन दे देंगे तब आपकी होगी डिस्पोजल, पेएबल डेबिट और आईफोन क्रेडिट, ठीक। तो ये हो गई कौन सी कहानी, नॉन मॉनेटरी प्रोविजंस या लायबिलिटीज अगेंस्ट नॉन मॉनेटरी एसेट्स। क्लियर। लीज लायबिलिटी, ऊपर मैंने बात कर दी थी, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, सॉरी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज होता है, सॉरी मैंने लीज लायबिलिटी लिख दिया था, ये लीज रिसीवेबल था। क्या था, लीज रिसीवेबल है, एसेट है ना, किधर गया, RA। और जो बंदा जिसने लीज पर दिया हुआ है बाइक, तो उसने पैसे वापस लेने हैं, तो उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। और जिसने पैसे देने हैं वो लीज लायबिलिटी आएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो फिर अब आसान है याद रखना। डेफर्ड टैक्स वाली कहानियां जो हैं ये क्या होंगी बाद में, नहीं मैं वैसे कह रहा हूं याद रखने के लिए कि डेफर्ड टैक्स वाली लायबिलिटीज या हो या एसेट हो, वो क्या होगा, मॉनेटरी आइटम होगा। अच्छा थोड़ी सी बात कर देता हूं, डेफर्ड का मतलब क्या होता है, डेफर्ड का मतलब पहले पढ़ा हुआ है आपने, डेफर्ड का मतलब क्या होता है,
डेफर्ड ग्रांट नहीं बोलना, डेफर्ड का मतलब सिर्फ पूछ रहा हूं मैं, मींस बाद में, लिंगर ऑन किया हुआ आपने, ठीक। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये है कि आज बैठ के सोचना कि ये वाला टैक्स तो है, तो इस साल का लायबिलिटी है तो इस साल की, लेकिन पेमेंट करनी है 3 साल बाद, ठीक। इसी तरह से डेफर्ड टैक्स एसेट है तो इस साल के एंड का, लेकिन रिसीव होना है बाद, ये आसानी के लिए। तो ये क्या होता है, रिसीवेबल और पेबल ही होता है, तो ये क्या बन जाएगा, मॉनेटरी आइटम्स में आ जाएगा। करंट टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पे करना है, वो जल्दी जल्दी पे करना है। लोन्स एंड बोरोइंग्स, पेमेंट करनी है। ट्रेड पेबल, डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल की एंट्री, हाय एंट्री है सर, पूछते रहे। डिविडेंड पेएबल की एंट्री, रिवीजन भी तो करवानी है ना साथ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आती है, हैं? डिविडेंड पेएबल की एंट्री, पेएबल तो क्रेडिट होगा, चलें। व्हाट शुड बी डेबिट? बेटा अब आपसे पूछ रहा हूँ, आपने पढ़ा हुआ है, R1 माशाल्लाह से पढ़ के तकरीबन पास करके बैठे हुए हैं, या पूरा पास कर लिया हुआ है? तो तकरीबन का ना, फिर मैंने भी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, वेल डन। डिविडेंड पेएबल की एंट्री क्या होती है जी? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। कुछ बंदों ने शायद पढ़ी और रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट, वो गलत एंट्री है। जेन्युइनली सेम डेट के ऊपर होता ही नहीं है, जिस तारीख के ऊपर अनाउंस होता है उसकी पेमेंट उसके बाद हो रही होती है, या 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो उस वक्त फौरी तौर पर एंट्री पास करनी होती है, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। हाँ बस वो R1 के लेवल के ऊपर की कहानी थी ना। कैश फ्लो के अंदर आप यही वाली एंट्री पास करते थे। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, यार तो ये जो बहुत ही सेंसिटिव है, क्या था इसके साथ, लें जी। अगली एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, नॉर्मली इक्विटी से रिलेटेड आइटम्स क्या होती हैं जी? नॉन मॉनेटरी होती हैं। यूजुअली ट्रीटेड एज नॉन मॉनेटरी। रियल सरप्लस, पैसे वापस लेने हैं क्या, या देने हैं, क्या होगा ये? नॉन मॉनेटरी। तो इस तरीके से बस आप 2-3 बातें ज़हन में रख लें, रिसीवेबल, पेएबल, कैश बैंक, ये क्या होगा? मॉनेटरी आइटम्स। और 3-4 दफ़ा इस लिस्ट को पढ़ लें, ज़हन में बैठ जाएंगी चीज़ें, ठीक। एक्सचेंज रेट की कहानी, प्रेजेंटेशन, फंक्शनल करेंसी, फॉरेन करेंसी हमने पढ़ ली। स्टैंडर्ड खत्म भी हो गया, थ्योरेटिकल बातें अभी तो काम शुरू किया जी आपने। लें जी भाई, बार बार टाइम देखनी है, बार बार पता नहीं क्या है सर को। चलो बेटा लतीफ़ा सुनाओ, आज से आपसे शुरू करते हैं, कोई शेर सुना दो। भाई के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, भाई बिल्कुल टाइम नहीं ज़ाया करते हैं, ना मोबाइल देखते हैं, ना व्हाट्सएप देखते हैं, ना ट्विटर, ना फेसबुक, ना यूट्यूब, नथिंग। वेरी जीनियस, नथिंग। बस सोने के लिए टाइम निकालते हैं, जाते हैं और बस सो जाते हैं।
फिर सुबह उठते हैं आ जाते हैं। तकरीबन कह सकते हैं, लेकिन बीच में और भी कुछ काम करते हैं। अच्छा, नमाज पढ़ लेते होंगे माशाल्लाह से, कोई कुरान मजीद को टाइम दे देते होंगे माशाल्लाह। किसी ने कोई शेर वगैरह सुनाना हो, कोई एंजॉय करना हो? आप भी सुना दें। चले मैं सुना देता हूँ। आप लोगों ने माइंड बनाया हुआ, सर ने पता नहीं क्या खो जाए शेर सुनाना है हैं? और मैंने फिर ज़रा सा चुन के रखा हुआ है एक और ज़रा शेर। मस्जिदें बुलाती हैं भलाई की तरफ, मस्जिदें बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। मीन्स अजान तो होती है और पुकारे तो सारे जाते हैं, लेकिन भलाई की तरफ कोई आए या ना आए पुकारा हर कोई जाएगा और जा रहा है। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, बड़ो कामयाबी की तरफ। तुसी पता नहीं केड़ा सोचिया सी, मैं केड़े पासे लै गया हैं। इंशाल्लाह और भी आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, एपेटाइजर जरा अच्छे अंदाज से शुरू होना चाहिए ना काम। चलें जी, सारे सीरियस होके बैठ गए इसमें। हाँ, बात वैसे सीरियस ही थी। चलें जनाब, क्या कहानी है जी? एंट्रीज पास कर दें, आती हैं आपको, दोनों एंट्रीज आती हैं। मसले मसाइल बात किए हैं, अभी आपको फ़िलहाल ये दोनों एंट्रीज आती हैं। जी बेटा, एक्स्ट्रा कैश किधर है? हाँ हाँ, यस यस, गेन या लॉस, इसको बोलते हैं एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस। या गेन होगा या लॉस होगा। वेल डन। आपको आती है, मैंने कहा था कि आपको आती है एंट्रीज। अच्छी बात है, सोचना अच्छी बात है। टाइम गुजरते नहीं पता चलता। डेट वाइज करनी है, आप डेट भी लिखनी है।
जी, पहली कौन सी तारीख पे एंट्री होगी? 1 मई 21 पर एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? हमने गुड्स परचेज किए हैं और ये फॉर सेल पर्पस होंगी। पीरियोडिक सिस्टम होगा तो परचेज लिख देंगे, और परपेचुअल सिस्टम होगा तो इन्वेंट्री लिख देंगे। ये डेबिट हो जाएगी। और क्रेडिट क्या होगा? पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। किस वैल्यू से? $870 हैं, डॉलर हैं 870, और इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। फॉरेन करेंसी इक्वल टू 1 है। वैल्यू क्या आ गई? 1,333,980 1,33,980। अब नेक्स्ट ये पेमेंट हो रही है कब? 30 जून को। 30 जून 21 को ये अब आपकी लायबिलिटी सेटल हो रही है। हमने बुकिंग कितनी की हुई है? हमने बुकिंग की हुई है 133,980। क्या सारे के सारे डॉलर पे हो गए? डॉलर तो 870 पे करने थे ना, $870 पे कर दिए होंगे। तो जोन सी लायबिलिटी है इसका मतलब है वो खत्म हो गई सारी की सारी। डन। अगला स्टेप, अब बैंक से पैसा गया कितना होगा, यहां पर मामला आता है। बैंक से पैसा कितना गया? क्या डॉलर 870 गए? हमने यहां से बैंक के जरिए क्या भिजवाया? $870। और उस दिन का रेट, जिस दिन को हमने पेमेंट की, उस दिन का स्पॉट रेट क्या था? 163। इसका मतलब है हमारे बैंक से पैसा कुछ और निकला होगा। 141,810। और जो डिफरेंस होगा इसको बोलेंगे एक्सचेंज लॉस, जो कि डेबिट बन रहा है। क्या बोलेंगे? और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। वैल्यू 7830। आप तो माशाल्लाह से जीनियस बच्चे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैंने तो नहीं पढ़ाया थी अभी तक एंट्री, ये आपने खुद ही कर ली है। वेल डन। बस आपको मैक्सिमम नाम का इशू आया होगा, ये लॉस के साथ नाम क्या लिखना है। अदरवाइज उम्मीद है कि ये एंट्री आपने सही कर ली होगी। चेक करता हूँ दिया तो नाम चेंज कर लो ना, एक्सचेंज भी लिख लो साथ, ताकि अपडेटेड हो जाओ। क्या लिखा था? खाली लॉस लिखा था। कोई बात नहीं, खाली लॉस भी चलेगा, लेकिन अब अपडेट कर लें, मुझे दूर से नज़र ही नहीं आ रहा। चलें ठीक है। पेबल एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है, एक्सचेंज डिफरेंस का नाम भी ठीक है। चलें जी, एक्सचेंज लॉस आ गया। अगर गेन आ रहा हो तो क्या आएगा? क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? एक्सचेंज गेन। ये इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सचेंज का लफ्ज, फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज गेन, एक्सचेंज लॉस। एक्सचेंज गेन होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, लॉस आएगा तो डेबिट हो जाएगा। छुट्टी करें? पक्का? हाँ जी। चले मैं इसी सवाल की एक अमेंडेड एंट्री आपको करवा देता हूँ, ताकि टाइम हमारा क्या हो जाए, बच जाए। आधे से ज़्यादा काम मैंने लिखा हुआ है। ईयर एंड क्या कर दिया जी हमने?
30 जून कर दिया और पेड ऑन 31 जुलाई 21 कर दिया है और 31 जुलाई 21 का रेट है बोलें जी 170 ठीक है जी। यहाँ पर चेंज आ गई है बेटा, ये क्या है? ईयर एंड। क्या है? जितने भी मॉनेटरी आइटम्स हैं, जितने भी मॉनेटरी आइटम्स है, ये ईयर एंड के ऊपर आपने रीडिफाइन करने होते हैं कि आपकी लायबिलिटी मुकम्मल होनी चाहिए उस तारीख के हिसाब से, क्लोजिंग रेट के हिसाब से। अब 30 जून 163 वाला रेट जो है ये क्या हो गया? क्लोजिंग रेट हो गया। इस तारीख के ऊपर जो लायबिलिटी थी $870, आपने चेक करना है कितनी बनती है और आपने लायबिलिटी इससे पहले बनाई कितनी हुई है और आपने उसको उस टोटल लायबिलिटी के ऊपर लेकर जाना है। चलें जी, पहली एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, परचेज डेबिट, पेबल क्रेडिट। अब आप पेमेंट नहीं कर रहे 30 जून पर, लेकिन आप लायबिलिटी बना रहे हैं कितनी होनी चाहिए है। लायबिलिटी कितनी बनी? वही वाली बनेगी। कितनी बनेगी? 141,810। लेकिन किताबों में अभी तक लिखी किस पे हुई है जी? 1 अब कैसे ये इंक्रीज हो सकती है? लायबिलिटी पूरी करनी है कितने? 141,810 के ऊपर लेकर जानी है। मजीद क्रेडिट करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी या मजीद डेबिट करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी? जी, क्रेडिट कर देंगे तो अब आपका ये वाली पेबल डेबिट तो होना नहीं है। अब अगर मैं पेबल मजीद लिख दूंगा 7830 से, तो क्या मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी? पूरी हो जाएगी, 141 के ऊपर पहुंच जाएगी। 133 भी पेबल है, 7830 भी क्या है? पेबल है। टोटल मिलके कितने पे पहुंच जाएगा? 141,810 पर। ईयर एंड के ऊपर एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एसेट्स एंड इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंस एंड लायबिलिटी शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। तो अगर मैं लायबिलिटी 133,980 लिखे रहने दूं तो क्या ये अंडरस्टेट हो जाएगी? और एक्सपेंस भी अंडरस्टेट हो जाएगा। हमारे इस साल का एक्सपेंस बन रहा है ये, हम अगर नहीं लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की भी क्या हो जाएगी? खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो पेबल हो, रिसीवेबल हो, कैश या बैंक हो, इसको क्या करना है? ईयर एंड के ऊपर रीस्टेट करना है आपने। नई लायबिलिटी बनानी है, नया एसेट बनाना है, नया मॉनेटरी एसेट, नया -133,980। 1,33,000 जो पुरानी लायबिलिटी थी और जो नई बनाई, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और क्या करेंगे? ये देख लेंगे लायबिलिटी अगर बढ़ानी है तो पेबल क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट लॉस हो जाएगा। लायबिलिटी अगर कम करनी है तो पेबल डेबिट हो जाएगा और एक्सचेंज गेन क्रेडिट हो जाएगा। तो आपने लायबिलिटी को फोकस रखना है या एसेट को फोकस में रखना है। वो भी आ जाएंगी मिसालें, टेंशन नहीं लेनी। मेरा ख्याल टाइम हो गया है, 5 मिनट रहते हैं, इसका मतलब एक एंट्री हो जाएगी बाकी की 31 जुलाई की। 31 जुलाई को आप क्या करेंगे? या अगला साल शुरू हो गया बच्चों, ईयर एंड 30 जून है, अगला साल शुरू हो गया। 31 जुलाई को क्या करेंगे? लायबिलिटी अब ख़त्म करनी है, वही वाली एंट्री, अब यही वाली एंट्री होगी, एंट्री यही होनी है, पेबल डेबिट। अब पेबल कितने के साथ होगा जी? 141,810
810। और बैंक से पेमेंट कितने पे होगी? बैंक पेमेंट कितनी करनी है जी? $870 ही बैंक से जाने हैं, लेकिन रेट क्या है? 160। 139,200। 2 मिनट ठहरे। अब इसके साथ क्या लिखूं है? एक्सचेंज गेन आ जाएगा। लें जी, एक्सचेंज गेन का भी कॉन्सेप्ट हो गया, एक्सचेंज लॉस का भी कॉन्सेप्ट हो गया, ईयर एंड के ऊपर ट्रांसलेशन का भी कॉन्सेप्ट हो गया। 2610